थोड़ा सा दुखदाई जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे के लिए कोई बहुत अच्छी खबर 16 तारीख को आने वाली है, ऐसा फिलहाल मुझे तो नहीं लगता है। जब से मैंने होश संभाला, जब से मैं मुंबई को समझ पाया हूँ, मुझे एक चीज हमेशा याद रही और वो थी बाला साहब ठाकरे की तस्वीर। मुंबई माने बाला साहब। वैसे पुत्र मोह में आकर बाला साहब ठाकरे ने क्या कोई बड़ी गलती की? राज ठाकरे दूसरे बाला साहब ठाकरे के तौर पर इमर्ज कर रहे थे। तकरीबन 20 साल के बाद राज ठाकरे, जो एक जमाने में उगते हुए सूरत माने जाते थे, अब बुझता हुआ दिया दिखाई पड़ता। राज ठाकरे का आना, उद्धव ठाकरे के साथ जुड़ना और उद्धव ठाकरे का राज ठाकरे को अपने साथ लाना, ये दोनों की बहुत कमजोर होती ताकत का प्रतीक है। लेकिन उनके समक्ष अगर हम देखें तो एक उसी ठाकरे परिवार की विरासत को हड़पने की कोशिश एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ठाकरे परिवार की विरासत को समझती है, इसलिए उसने बाला साहब ठाकरे की विरासत के भी खत्म होने का एक खतरा बहुत मजबूती के साथ पैदा हो जाएगा। करीब 30 साल का राज, बाला साहब की विरासत और 20 साल बाद एक साथ आए दो भाई। क्या आज मुंबई की सड़कों पर ठाकरे ब्रांड का आखिरी अध्याय लिखा जा रहा है, या फिर मराठी अस्मिता का वो तूफान उठेगा जो दिल्ली के रथ को रोक देगा? आज 15 जनवरी है और महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में वोटिंग हो रही है, लेकिन पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ एक जगह टिकी हैं, मुंबई की बीएमसी पर। यह सिर्फ नगर निगम का चुनाव नहीं है, ये ठाकरे परिवार के अस्तित्व की लड़ाई है। उद्धव और राज ठाकरे 20 साल की कड़वाहट भुलाकर आज एक साथ खड़े हैं। सामने बीजेपी और शिंदे की महायुति की पूरी ताकत है। सवाल बड़ा है, क्या मुंबई का रिमोट कंट्रोल अब दिल्ली चला जाएगा? क्या शिवसेना का गढ़ ढह जाएगा, या ठाकरे ब्रदर्स की जोड़ी कोई चमत्कार कर दिखाएगी? वोट आज पड़ रहे हैं, लेकिन फैसला भविष्य का होगा कि आज ठाकरे विरासत का सूरज अस्त होगा या एक नई सुबह होगी। आज आशुतोष जी करेंगे इसी महामुकाबले का सटीक विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर जी, चुनाव तो 29 में हो रहे हैं, लेकिन बीएमसी और ठाकरे ब्रदर्स पर ही फोकस है। क्या लगता है आपको, अस्त होगा या सुबह होगी? देखिए अंकुर, थोड़ा सा दुखदाई जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे के लिए कोई बहुत अच्छी खबर 16 तारीख को आने वाली है, ऐसा फिलहाल मुझे तो नहीं लगता है। और अगर ऐसा कुछ होता है जहां उद्धव ठाकरे या उनकी पार्टी या उनका गठबंधन अगर चुनाव हारता है और बीएमसी पे 25 साल के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी और शिंदे ग्रुप का अगर कब्जा होता है, तो ये मुंबई की राजनीति में एक बहुत बड़े अध्याय का एक तरीके से हम कह सकते हैं उसका पटाक्षेप होगा। क्योंकि मुंबई पिछले 30 सालों से, बल्कि उससे ज्यादा से, जब से मैंने होश संभाला, जब से मैं मुंबई को समझ पाया हूं, मुझे एक चीज हमेशा याद रही और वो थी बाला साहब ठाकरे की तस्वीर। मुंबई माने बाला साहब। वैसे तो मुंबई माने फिल्म इंडस्ट्री भी था, तमाम फिल्में लोगों ने देखी, लेकिन जो एक फिल्म जो हमेशा परमानेंट रही वो थी बाला साहब ठाकरे की मुंबई। राजेश खन्ना हो, अमिताभ बच्चन हो, धर्मेंद्र हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो, सब आए, उनके सितारे चमके, सुपरस्टार बने। और उसमें से कुछ तो गायब भी हो गए, राजेश खन्ना गायब हो गए, अमिताभ बच्चन अभी भी जमे हुए, लेकिन उनका भी सितारा काफी कमजोर है। शाहरुख खान का सितारा भी अब धीरे धीरे कमजोर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इस दौरान जो एक सितारा लगातार चमकता रहा, उसका नाम था बाला साहब ठाकरे। और बाला साहब ठाकरे के बगैर कहा जाता था मुंबई में कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कोई भी काम, कोई भी छोटा बड़ा काम हो, बिना बाला साहब ठाकरे की अनुमति के नहीं होता था। उस बाला साहब ठाकरे की विरासत को बढ़ाने की जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे को जब खुद बाला साहब ठाकरे ने सौंपी, तो मुझे लगता है कि पुत्र मोह में आकर बाला साहब ठाकरे ने क्या कोई बड़ी गलती की? यह सवाल 16 तारीख यानी जब नतीजे आएंगे तो यह सवाल बहुत मौजू हो जाएगा और बहुत मजबूती से इस पर डिबेट होगी। क्योंकि उस वक्त जब बाला साहब ठाकरे का सितारा चमक रहा था, जब लोग उनके नाम की तूती बोला करती थी, तब उसी शिवसेना में राज ठाकरे का डंका बजता था। और उद्धव ठाकरे के बारे में कहा जाता था वो कैमरे लेकर, दरअसल फोटोग्राफी में उनकी ज्यादा दिलचस्पी है, राजनीति में उनकी किसी तरीके की कोई दिलचस्पी नहीं मानी जाती थी। राज ठाकरे
दूसरे बाला साहब ठाकरे के तौर पर इमर्ज कर रहे थे उनके भतीजे, लेकिन बाला साहब ठाकरे से थोड़ा कम उनकी भी तुती खूब बोलते थी मुंबई के अंदर, उम्र में छोटे थे। लेकिन जब बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को आगे बढ़ाया तो राज ठाकरे जाहिर सी बात है निराश हुए, और फिर उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली बाला साहब ठाकरे के समय ही, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। अब 20 साल के बाद, तकरीबन 20 साल के बाद, राज ठाकरे जो एक जमाने में उगते हुए सूरत माने जाते थे, अब बुझता हुआ दिया दिखाई पड़ते। और उनको और उद्धव ठाकरे को, जो बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ाने का दावा कर रहे थे, दोनों को लगता है कि अगर दोनों साथ नहीं आएंगे या दोनों साथ नहीं आते तो शायद हमेशा के लिए ठाकरे परिवार का जो विरासत है उसके खत्म होने का खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए इस मुंबई के इस चुनाव में, बीएमसी के चुनाव में, राज ठाकरे का आना, उद्धव ठाकरे के साथ जुड़ना और उद्धव ठाकरे का राज ठाकरे को अपने साथ लाना, ये दोनों की बहुत कमजोर होती ताकत का प्रतीक है। ये बाला साहब ठाकरे की विरासत के बहुत कमजोर होती ताकत का प्रतीक है। और इसलिए इससे कोई बहुत बड़ा फायदा हो पाएगा मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही है, बल्कि कि उद्धव ठाकरे 163 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और एमएनएस, जिसका पिछले कई चुनाव के अंदर कोई बहुत बड़ी हैसियत बनकर नहीं उभरी थी, 52 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उनके समक्ष अगर हम देखें तो एक उसी ठाकरे परिवार की विरासत को हड़पने की कोशिश एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, जो मुंबई के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ खड़ी है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी ठाकरे परिवार की विरासत को समझती है, इसलिए उसने शिंदे परिवार को 90 सीटें दी हैं। भारतीय जनता पार्टी 137 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और मुझे इसमें कोई बहुत ज्यादा संदेह नहीं दिखाई पड़ता है कि इस चुनाव में दरअसल उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे कमजोर होकर तो उभरेंगे ही उभरेंगे, और बाला साहब ठाकरे की विरासत के भी खत्म होने का एक खतरा बहुत मजबूती के साथ पैदा हो जाएगा। आशुतोष सर, तो जब बाला साहब की, आपने कहा कि शिंदे को 90 सीटें दे दी हैं, और अगर ये गए तो फिर ऑफिशियली हो जाएगा कि बाला साहब का जो अगली जो विरासत संभालेंगे वो शिंदे होंगे फिर? देखिए, ये सवाल बहुत टिकलिश सवाल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल इसलिए है क्योंकि जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स होती है, उस डायनेस्टी पॉलिटिक्स में जो विरासत है वो परिवार के बाहर किसी दूसरे के ऊपर के पास नहीं जाती है। शिंदे को कभी भी ठाकरे परिवार का या ठाकरे की विरासत का कभी उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा, वो जीत चुनाव भले ही जाए, वो विरासत तो हमेशा उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के पास ही रहेगी, लेकिन वो बहुत कमजोर विरासत होगी। इस चुनाव में अगर आप देखें तो 85 ऐसी सीटें हैं जिसमें एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट्स और दूसरी तरफ ठाकरे परिवार के कैंडिडेट एक दूसरे के आमने सामने हैं, और ये जो 85 सीटों की लड़ाई है ये बहुत कुछ तय कर देगी। अगर मान लीजिए इसमें शिंदे के लोग ज्यादा जीते तो फिर बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि मुंबई ने शिंदे को चुना है, ठाकरे परिवार को नहीं चुना है। और ये सबसे कड़ी लड़ाई यहां पे होने वाली है। लेकिन एक चीज और भी है, बाला साहब ठाकरे ने हमेशा मराठी मानुष की राजनीति की, और उनको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा हाथ था कांग्रेस पार्टी का। 60 के दशक में जब मुंबई में तमाम कम्युनिस्टों, समाजवादियों के यूनियन बहुत पावरफुल हुआ करते थे, और ये इतने पावरफुल थे कि दरअसल कांग्रेस सरकार की नाक में दम किया करते थे। उस वक्त कांग्रेस के बड़े नेता, वहां के मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल ने बाला साहब ठाकरे को खड़ा करने की सोची, और ताकि कम्युनिस्टों, सोशलिस्टों का जो संगठन है, जो यूनियन है, उसको कमजोर किया सके। और उन दिनों लोगों को याद होगा कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को दरअसल वसंत सेना कहा जाता था, उनको वसंत सेना कहा जाता था। और जो बाला साहब ठाकरे की पूरी राजनीति थी, और वो एक तरीके से कांग्रेस के द्वारा पूरी तरीके से स्पॉन्सर्ड थी। हुआ धीरे धीरे ये कि कम्युनिस्ट समाजवादियों का जो गठबंधन था या जो यूनियन थे, वो धीरे धीरे कमजोर होते गए, क्योंकि वहां पे बाला साहब ठाकरे और शिवसेना के तमाम दबंग लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया, मारपिटाई करना शुरू कर दिया, एनार्की फैला दी एक तरीके से, जो, और चूंकि सरकार का समर्थन उसको था, इसलिए उसका मुकाबला वो लोग नहीं कर पाए। एक बहुत बड़े मुझे देखिए नाम भूल रहा है, दत्ता सावंत का बहुत बड़े यूनियन लीडर थे, उनका कत्ल हुआ था।
और बहुत कुछ शक की सुई जो थी वो बाला साहब ठाकरे और शिवसेना की तरफ आई थी उन दिनों। हालांकि कभी यह साबित नहीं हो पाया। तो उसके बाद से जो बाला साहब ठाकरे लगातार खड़े होते गए, खड़े होते गए, खड़े होते गए, फिर उन्होंने कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा कर दी। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रमोद महाजन इस बात को समझ रहे थे कि अगर बाला साहब ठाकरे के साथ अगर बीजेपी की दोस्ती हो जाए तो फिर मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति को मजबूत कर सकती है। तो उन्होंने बाला साहब ठाकरे को आगे किया और वो एक तरीके से उनके पिछलग्गू बने और फिर उन पर सवारी करके बीजेपी आज यहां तक पहुंची है कि मुंबई के बीएमसी में भी वो एक तरीके से ठाकरे परिवार की मौजूदगी को खत्म करने में पूरी तरीके से उतारू है। ये कोई रहस्य की बात नहीं है, सबको मालूम है कि बीजेपी के साथ गठबंधन किया, बीजेपी ने ठाकरे परिवार के साथ गठबंधन किया, फिर धीरे 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 शिवसेना को उन्होंने कमजोर किया और नरेंद्र मोदी के आने के बाद 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद ऐसी गोटियां खेली गई कि शिवसेना दो हिस्सों में बट गई, टूट गई शिवसेना। लोकसभा के चुनाव में तो शिवसेना ने अघाड़ी के साथ मिलकर, कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन विधानसभा में उसका सूपड़ा साफ हो गया। ऐसे में अगर बीएमसी के चुनाव में भी अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो फिर उनके लिए अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का जो टारगेट था कि मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर हिंदुत्ववादी पार्टी एकमात्र बीजेपी हो और उसकी जो पहचान है, हिंदुत्व की जो पहचान है, वो शिवसेना के पास नहीं होनी चाहिए, उसमें काफी हद तक वो कामयाब हो सकते हैं। तो चलो, तो इसमें बीएमसी के चुनाव में कांग्रेस भी डेंट मार रही है ठाकरे ब्रदर्स पर, जो कि मुस्लिम वोटर्स पर और बाकी वोटर्स पर। देखिए, ये बहुत हैरानी की बात इसलिए है क्योंकि मुंबई के अंदर आज की तारीख में 40-40-20 का 40% जो मुंबई में मराठी मानुस के लोग हैं, 20% के आसपास वहां पे मुस्लिम आबादी है और 40% तकरीबन मुंबई के बाहर के लोग हैं, यानी जो उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे इलाकों के लोग हैं। दरअसल इस 40% के मराठी मानुस को अपने तरफ लाने की कोशिश कर रहा है उद्धव ठाकरे का परिवार और उसको लगता है कि अगर ये मराठी मानुस का वोटर उसके साथ जुड़ा रहा तो फिर उसके लिए सर्वाइवल की लड़ाई बहुत मुश्किल नहीं होगी। और उसको ये भी लगता है कि उसके साथ जो 20% का जो मुसलमान वोटर है वो भी उसके साथ जुड़ सकता है। तो कागज पे तो इनका फॉर्मूला अच्छा लगता है कि 40+20 60%, लेकिन हकीकत में शिंदे ने मराठी मानुस के वोटर में कितनी सेंध लगाई, ये देखने वाला बहुत दिलचस्प मामला होगा। दूसरी बात, जो कांग्रेस और वंचित अघाड़ी का जो गठबंधन है वो मुस्लिम वोटरों में कितनी सेंध लगाता है, वो देखने वाली बड़ी दिलचस्प बात होगी। और तीसरी बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में वहां सरकार में है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, उसके पास कैडर है और उसके पास सरकारी मशीनरी है। तो कभी भी नहीं चाहेगी कि मुंबई उसके हाथ से मुंबई एक बार फिर जो है वो उद्धव ठाकरे के पास चली जाए। तो पूरी ताकत लगाएंगे कि उद्धव ठाकरे यहाँ से, जिसे कहते हैं ना कि खाली हाथ निकल लें, क्योंकि अगर वो खाली हाथ यहां से निकले, अगर मुंबई उनके हाथ से निकल गई तो फिर शिवसेना और उद्धव ठाकरे के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो पाएगा। क्योंकि शिवसेना की सबसे बड़ी ताकत बीएमसी थी, सबसे बड़ी ताकत बीएमसी थी। 1 लाख करोड़ का वहां का बजट है और उससे जो पैसा मिलता था, जो रिसोर्सेज आते थे, उससे शिवसेना सर्वाइव करती थी। और अगर वो सोर्स ऑफ इनकम अगर उनके पास से निकल जाएगा, वो बीजेपी और दूसरों के पास चला जाएगा, तो फिर शिवसेना कितना सर्वाइव कर पाएगी, ये देखने वाली बात है। मुझे इस बारे में पूरी आशंका है कि उद्धव ठाकरे के लिए कल का दिन कोई बहुत अच्छी खबर लेकर नहीं आने वाला है। बिल्कुल, कल के नतीजों से पहले जो आशुतोष जी ने कहा, लगभग ये शिवसेना के लिए तो बहुत ही डरावनी बात है और अंदाजा तो उनको भी होगा, बाकी राजनीतिक विश्लेषकों को भी अगर होगा, तो कल ज्यादा दूर नहीं है, 16 तारीख, कल सत्येंद्र पे कार्यक्रम भी आएंगे 10 बजे से। वहां पर भी आप देख सकते हैं बदलते समीकरणों को और चर्चा उस पर भी होगी। लेकिन अभी भी सवाल यह है कि बाला साहब की विरासत क्या कल बचेगी या कोई चमत्कार होगा। जो भी कल होगा हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।